नमस्ते भारत। किसान पाठशाला से चिराग पटेल आज मोरबी से अपने साथ गेस्ट आए हुए हैं। तो परिचय पहले करते हैं उनका और फिर बांस के बारे में फिर से रीजनरेट करते हैं वही एनर्जी के साथ में क्यों और कैसे बांस इंडिया के अंदर में रहेगा। तो प्लीज़ आपका परिचय, शुभ नाम वगैरह नजीक आ जाना पड़ा। हम छतराल से गांधीनगर जिले से आए हैं यहाँ बांस को समझने के लिए और बांस के फ़ायदे और बांस की असल में खेती करने के लिए यहाँ चिराग भाई के पास आए थे समझने के लिए। जी, तो बेसिकली वैसे तो हमने काफ़ी चर्चा 1.5-2 घंटे के अंदर में की बांस क्या और किस हिसाब से है। फिर भी मैं यूट्यूब के माध्यम से जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते वैसे मित्रों को भी जो छोटी छोटी चीज़ें जो थंब रूल वाली है वो अगर हम समझाएं तो इस तरीके से है। जैसे इनका नज़दीक से एक बार वीडियो ले लीजिएगा, नहीं हॉरिजॉन्टली रखिए ताकि वो फिर फ्रेम में चेंज हो जाएगी चीज़ें। बांस क्यों और एक्चुअल बांस का इतिहास क्या है, तो इसके अंदर में वो सारी डिटेल्स दी हुई है कि बांस का इतिहास क्या और किस तरीके से है। एक्चुअल गुजराती में लिखा हुआ है तो गुजराती मित्रों को थोड़ा बढ़िया रहेगा। हिंदी में अगर थोड़ा सा इसका ट्रांसलेट कर दूँ तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर में उस रेडिएशन के बीच में 21 दिन के अंदर में अगर सबसे पहले वहाँ पर कोई प्रजाति निकली थी तो वो बाम्बू की प्रजाति निकली हुई थी। और अंग्रेज जब यहाँ से गए तब 100 वर्षों पहले से उन लोगों ने बांस को एज अ ट्री नॉमिनेट किया हुआ था और उसके कारण हम जंगल में से ना तो बांस को काट सकते थे ना तो बांस को बगैर परमिशन के उगा सकते थे। तो उसको नरेंद्र भाई मोदी ने जो है अपने पीएम ने इनको खारिज किया और उसको ग्रास के अंदर में कन्वर्ट किया बांस को। वैसे ही पहले हमारे यहाँ पर एक प्रथा चल रही थी कि सिर्फ जंगलों में बांस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एग्रीकल्चर के अंदर में बांस हो सके वैसे भी बांस हम प्रोड्यूस करने लग चुके हैं। और नेशनल बाम्बू मिशन जो है वो सरकार की तरफ से सबसे बड़ी सहायता देता है, सब्सिडी वगैरह की भी, कि प्लांट आप लगा रहे हो 3 साल तक उसको खड़ा कर रहे हो तो उसका 120 रुपये के करीब एक बांस एक प्लांट का 120 रुपये के आसपास में सब्सिडी जो है वो मुहैया करवा रही है। बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर है, वैसे अलग अलग है, चीज़ें अपने को समझाते हैं उस हिसाब से। जो अपन ने बातें की बल्कुआ की, टुल्डा की, न्यूटन्स की, पॉलीमार्फा की, वो सारी अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ जो है वो देखने को मिलती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। हम यहाँ पर जो काम करते हैं वो सीड और सीड बेस जितनी भी वेराइटी है सिर्फ उसका काम करते हैं। तो टुल्डा मिल जाएगा, मानुएल मिल जाएगा, पॉलीमार्फा मिल जाएगा, न्यूटन मिल जाएगा, वो सारी वेराइटी है जिसके अंदर में से सीड अवेलेबल है जिससे, और सीड के हिसाब से उसका काम कर सकते हैं। आइए जो अपन प्लांट की बात कर रहे थे कोई भी, तो ये सबसे छोटा जो होता है ये पतला वाला ये पहले था, उसके बाद इसका जन्म हुआ, उसके बाद इसका जन्म हुआ, उसके बाद ये थिकनेस हुई और उसके बाद सबसे आखिर में जो आया है वो ये आया है और उसकी थिकनेस ये बनी है। बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो हाइट भी बढ़ाता जाएगा और थिकनेस जो है वो भी बढ़ाता जाएगा। ये कितने महीना का होगा? ये तकरीबन जो है 10 से 12 महीने का है। 10 से 12 10 से 12 महीने का है जी। लगाने के लिए तो 18 महीने के ऊपर वाला ना? अपने पे डिपेंड है। कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जिसको इकोनॉमिकली सस्ता मटेरियल चाहिए होता है और वो कहते हैं कि 3 महीने आपके 4 महीने आपके यहाँ पे नर्सरी में रहे, उसके जगह पर हम 3-4 महीने बड़ा कर लेंगे। तो हम जो 6 महीने में जितना बड़ा करते हैं उतना एक्चुअल में वो आपके वहाँ पर जाकर 3 महीने में बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप सीधा ज़मीन में लगाते हो, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह वो सारा कुछ मिलता है। हमारे यहाँ तो वो पॉकेट साइज जो है उसी के अंदर में वो रहता है। लोग कहते हैं बांस ही क्यों, जनरल जो फार्मर लोग बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि बांस ही क्यों। थोड़ा नज़दीक आइएगा ताकि वो आवाज़ जो है ना वो कई बार वो उसमें जाती नहीं है। तो उसके लिए ये जवाब है, बांस इसलिए क्योंकि ये एक ही बार उसका जो है वो प्लांटेशन करना है, बार बार उसका प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको जो है वो खेती हम करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो चलाते हैं वो हमें बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर में। और जो हम खपतवार निकालते हैं वो खपतवार भी हमें सिर्फ बांस अगर लगाते हैं
तो 2 सीजन के अंदर में खपतवार निकालना है। जब बांस 5 फीट 7 फीट का हाइट का हो जाए उसके बाद खपतवार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इसको दवाई वगैरह बहुत कम लगती है, इसके अंदर में रासायन खातर वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। देसी खातर है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो भी ये जंगली प्रजाति है, अपने हिसाब से हो जाता है। बारिश के पानी से ही इसको उगाना है तो ये कम इनकम देता है, सिर्फ बारिश के पानी से उगाना है तो। कुछ कुछ वैरायटी है जो बारिश के पानी में ही हो सकती है, और जिसको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना है वो ड्रिप इरिगेशन करके कम पानी में भी इसको कर सकते हैं। और फ्लड पानी देकर अगर कोई करता है तो कई प्रजाति ऐसी है जिसको पानी ज़्यादा लगता है, उतनी ही वो मोटाई और उतना ही वो वेट ज़्यादा देता है। तो उस तरीके की वैरायटी को चूज़ करके आप लगा सकते हैं। आपके खेत के आसपास में क्या है, वातावरण क्या है, पानी क्या है, उस सोर्सिंग को देखते हुए। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये देता है ज़मीन के अंदर में, अगर अपना एरोजन होता है तो उसको ये कम करता है। मॉइस्चर का जो बारिश का जो रेनिंग का पानी आता है उसको ज़मीन के अंदर में डालने का काम भी ये सबसे बढ़िया ढंग से करता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होने के कारण ये पानी को पकड़ के भी रखता है। ये सारे लाभालाभ हैं जिसके कारण बांस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लगा सकते हैं, आम लोग भी लगा सकते हैं। आज लेबर का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है तो उसके लिए भी लोग जो है बड़ी बड़ी खेती छोड़ के डाइवर्ट होते हैं इसके अंदर में। जैसे आप 100 बीघा कह रहे थे कि 100 बीघा की आपकी खेती है, लेकिन मेरे को पता है 100 बीघा की खेती में कितने लोग लगेंगे, कितना आप ध्यान रखोगे, उसके बाद में वो इनकम दवाई का और आज के जमाने में कितना वो रहता है। और फसल आ जाने के बाद में भी कम टाइम के अंदर में अगर वो फसल सेल आउट हो सकती है तभी वो उसके अंदर बड़ी खेती के लिए मशीनरी की बहुत जरूरत है जी। उसके लिए पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है जी। ट्रैक्टर है, ये है, वो है, किराए से तो ला नहीं सकते इतना सारा। यस, तो उसके लिए वो भी एक्स्ट्रा खर्च बहुत हो जाता है। बांस ऐसा है जो कम खर्च के अंदर में और कम ध्यान देने में, थंब रूल अगर अपने को पता है उसके कि किस किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, वो चीज़ों को समझ ले तो वो फास्ट ग्रोथ के अंदर में आ जाता है। लोग पूछते हैं कि बांस तो हमने काफ़ी सारे देखे हैं, जंगलों में देखा हुआ है, तो बेसिकली बांस बिकेगा कहाँ पे, उसका यूजेस क्या है। तो ये सारे जो है वो बांसिस के यूजेस है, और इतने तरीके की हम इंडस्ट्री भी इसके अंदर में लगा सकते हैं। जैसे इथेनॉल बनता है, सीएनजी बनता है, पेपर बनता है, पार्टिकल बोर्ड में वो काम आता है। वाइट कोल जो आप कह रहे थे वो वाइट कोल इसमें से बनता है। अगरबत्ती बन सकती है, कापड़ उद्योग में काम आता है, फर्नीचर के अंदर में काम आता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इसके अंदर में से बनते हैं, किचन वेयर की कई आइटम्स बनती है, और हस्त उद्योग की तो ढेर सारी वेराइटी है जो इसमें से बन सकती है। इसके सिवा जो खेती में हम आमतौर पे खातर वगैरह यूज़ करते हैं तो इसी की पत्ती वगैरह है, साइड ब्रांचेस वगैरह है, उसको भी हम डिकम्पोजर डाल के खाद के अंदर में जो है वो खाद इसकी बना सकते हैं, और उसी खाद को अपन यूज़ कर सकते हैं या सेलेबल में भी डाल सकते हैं। वेराइटी है अलग अलग टाइप की। वैरायटी के नाम बोलो यहाँ पर। हाँ, दिखाता हूँ आपको वो भी वेराइटी की क्या क्या वेराइटी है। एक्चुअल के अंदर में वो 2017-18 के अंदर में जो वेराइटी जो है वो इंडिया के अंदर में यहाँ पर सारी वेराइटी जंगल के अंदर में होती थी, लेकिन हम लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। और खास करके जो अंग्रेजों ने वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ था कि ये ट्री में है तो आप काट नहीं सकते, या तो कागज बना के काटना पड़ेगा, तो आम फार्मर कागज बना के काटे, परमिशन लेने जाए, वो करे या खेती करे, वो चीज़ें थी। लेकिन जब हम बाहर जाकर सारी चीज़ों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि अलग अलग अदर कंट्रीज वाले भी जो है वो बांस का कितना उपयोग करते हैं। तो ये है, जैसे इतने जगह पे जब हम देखें तो मलेशिया है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, वियतनाम और चीन, ये दोनों ने सबसे ज़्यादा बांस का काम किया है। हम जितनी भी अगरबत्ती की कांडी वगैरह लाते थे या पेपर इंडस्ट्री में पेपर का पल्प लाते थे वो सारा बाहर से आता था। इवन तो बाम्बू भी कई कंटेनर्स जो है, वो आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं गूगल में से सर्च किए हुए आंकड़े हैं हमारे पास में, जो बांस हम इंपोर्ट करके लाते हैं उतना बांस तो बाहर से आता है, या तो रॉ मटेरियल के तौर पे या तो फिनिश गुड्स के तौर पे। इतनी कंट्री के अंदर में ये लोग काम करते हैं। भारत को हमने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हमें इसको ऊपर ले जाना है। आप और हम जब तक फार्मिंग नहीं करेंगे तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। हम लोगों को इसको और अवेयर करने हैं लोगों को कि क्या क्या इंडस्ट्री इसमें से हो सकती है और खेडूत किस तरीके से बांस दे। पैसा है, इंडस्ट्री सबको लगानी है, लेकिन अगर रॉ मटेरियल के हिसाब से बांस नहीं होगा तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी।
ये है बेसिकली बांस कहाँ से हम कितना लाते हैं। जैसे पेपर इंडस्ट्री का जो पल्प आता है, तो सवेरे उठकर अपन अखबार पढ़ते हैं, तो पेपर इंडस्ट्री का पल्प जो है वो 40,000 करोड़ के आसपास में हम इंपोर्ट जो है वो पल्प का करते थे। फिर न्यूज़पेपर रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, पल्प जिसको कहते हैं, उसके अंदर में 30,000 करोड़ रुपए का जो है वो हम लाते हैं। फिर पतंग और अगरबत्ती के लिए भी हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं बांस, वो फिर वियतनाम से जो अगरबत्ती वगैरह जो बन के आती थी, 25,000 करोड़ अगरबत्ती का। यस, अगरबत्ती की सड़ी, अगरबत्ती नहीं, सिर्फ उसके अंदर की स्टिक जो है वो पहले इतना इंपोर्ट होकर आती थी। उसके बाद में अगरबत्ती इतना इंपोर्ट होकर आती थी। लास्ट 2 इयर्स के अंदर में गवर्नमेंट ने अगरबत्ती पे बैन कर दिया। बाहर से लाने के अगरबत्ती लिए। बाहर से नहीं ला सकते, स्टिक लाइए ठीक है, अगरबत्ती यहीं पे बनाइए। तो आपने देखा होगा 1-2 कंपनी नहीं, 25 से 30 कंपनी बड़ी बड़ी जो थी, वो इसके अंदर में जो दूसरे सोर्सिंग में काम करती थी, वो अगरबत्ती इंडस्ट्री के अंदर में आकर ये जो इंपोर्ट वाला जो हिस्सा था उसको उन्होंने अपने सिम पे ले लिया। वो आज प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। चाहे स्टिक अपने पास में वो वैरायटी ना होने के कारण या उतने साल पुरानी ना होने के कारण रॉ मटेरियल हम बाहर से ला रहे हैं, लेकिन अगरबत्ती यहाँ पर बनने लगी है। उसी तरह हम बाम्बू का खुद का भी जो है वो इंपोर्ट करते थे, 20 लाख मेट्रिक टन हम बाम्बू लाते थे। और वैसे ही अगर हम पेस्टिसाइड वगैरह भी जो आज ला रहे हैं बाहर से, तो पेस्टिसाइड की भी तब जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम इसी का, बांस का, उतना एग्रीकल्चर के अंदर में यूजेस करने लगे। वुड भी हम इंपोर्ट करते हैं। आज जितना भी हम प्लाईवुड इंडस्ट्री बनाते हैं या वुड का यूज करते हैं, उसी की जगह पर आज हम बांस को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वुड के हिसाब से। अपने इंडिया की जीडीपी में बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सपोर्ट कर सकता है जी। वैसे ही पेट्रोल है, गैस है, जैसे इथेनॉल वगैरह बनाया तो वो मर्जिंग करने में काम आ जाता है, और इसी में से व्हाइट पेलेट्स वगैरह बनाया तो इलेक्ट्रिसिटी में काम आ जाता है। तो इकोनॉमी को हम जो है बड़ा साउंड कर सकते हैं इसके अंदर में, अपना ही पैसा अपने ही यहाँ पर इंडिया करेंसी के अंदर में ही रह सके, इंपोर्ट अपने को ना करना पड़े। जो आप कह रहे थे ना, ये देखिए, हम पौधे को नर्सरी में छोटा ही रखते हैं, उसका एक ही रीजन है। एक तो पॉली बैग, उसका साइज एक फिक्स रहता है। अगर हम इसको न्यूट्रिशन ज्यादा देने लगे और चीजें ज्यादा देने लगे तो वो राइजोम जो है वो देने लगेगा। अब इसके बाद का जो राइजोम आएगा तो ये इतना बड़ा हो गया है कि आज वो छत को टच कर रहा है, तो ये तो उसके बाहर जाएगा। हाँ है ही, वो देखिए बाहर जो आपने लगाया हुआ है वो सारा बाहर वाला जो है वो हमें बाहर रखना पड़ता है। ये कौन सा पौधा है मतलब? ये टुल्डा वेराइटी है। अब टुल्डा ये अभी 18 महीने का टुल्डा हुआ है, इंटरनोट की साइज देख लो, ठीक है। और ये यही सिस्टम होता है इसका, पहले पतला, फिर मोटा, फिर मोटा, फिर मोटा। अब ये समझ लो ये कितना अब ये उसके ऊपर जाएगा, तो फिर ले जाने में हर जगह प्रॉब्लम। तो ये सिर्फ हमें दिक्कत नहीं है। इसी को अगर बड़ी साइज के अंदर में पॉलीथीन में डाल दिया, समझ लीजिए, अब देखिए उसके बाद ये बड़ी पॉलीथीन, अब ये 600 ग्राम की पॉलीथीन है, तो अगर आपको 10,000 पौधे ले जाने हैं तो 6 टन में आ गया, उसमें 2 गाड़ी का हो जाएगा आपका। यस, तो हमें वो भी देखना है कि इकोनॉमिकली कैसे हम इसको सर्वाइवल करवा पाते हैं। 12 महीने के ऊपर का अगर पौधा यहाँ से ले गए तो बेटर रहेगा। जी 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 जी, जनरल 12 महीने का तो पौधा लगाना 12 महीने का 9 से 12 महीने का तो कम से कम पौधा होना चाहिए। कितना चाहिए ऊंचाई? जी जी, नहीं पौधे की ऊंचाई बोले तो ये अगर अपने को 9 महीने में चाहिए तो मैं इतना बड़ा कर दूंगा पौधा, लेकिन पौधा बड़ा नहीं, अपने को तो उसका डेफिशिएंसी चाहिए। अंदर देखिए कितना राइजोम निकल रहा है, कितना गर्ज बना है। पतली चीज को आप ऊपर ले जाओगे सूट को, तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं है। तो जो नेचुरली होता है उस हिसाब से, जैसे ये सीड का लगा हुआ है, ये जो है ये सीड ही लगा हुआ है, ये पूरा सीड का लगा हुआ है। सीड का ही लगा हुआ है। सीड कितने महीने तक अंदर रहता है? सीड 8 से 9 महीने तक इसके अंदर में रहेगा। 8 से 9 महीने अंदर। 9 महीने के बाद हम निकालेंगे तब ये पॉलीथीन के अंदर में आएगा। अब ये जब पॉलीथीन में आएगा तब ये इसका जितना भी पत्ती है वो पत्ती को सबको झड़ा देगा, अच्छा, फिर से रीजनरेट होकर नया पत्ती जो है वो ग्रीन आएगा उसके अंदर में। एक्चुअल में तो बांस में पत्ती का कोई रोल ही नहीं है। जो हम यहाँ से ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं, तो जब हम यूपी भेजते हैं, पंजाब भेजते हैं, तब हम ऊपर से उसको कट कर देते हैं, सिर्फ डंडी ही भेजते हैं, सिर्फ डंडी भेजनी है, क्योंकि तभी ट्रांसपोर्टेशन उसको वारा खाएगा, वरना वो तो उतना लंबा और वो जाएगा नहीं उसी हिसाब से। किलोमीटर लंबा जाएगा। यस, वो कट करके फिर वहां पर भेजा जाता है। आइए, ये बड़ी साइज हो गई थी। ये बड़ी साइज के बाद में इसके पत्ते जो है वो निकाल दिए। अब इसको जब भेजेंगे तब यहाँ से इतना कट कर देंगे, ये
अच्छा, सिर्फ डंडी सिर्फ यही डंडी, क्योंकि जिसको पता है, जिसको समझ में आता है कि राइजोम इसका है, राइजोम उसका है, राइजोम, इसकी उम्र वो है। वो राइजोम से ही तो वो नया फैलेगा, सही वो बात। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों बेयर करे, बरोबर है उसको ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। मिलकर समझ गया। लेकिन ये हर कोई समझ नहीं सकता है। नहीं, यही ये क्या है, हम प्रैक्टिकल बुलाते क्यों हैं, हाँ, आप समझाने के आइए, लिए। ये पूरा पॉलीथीन देख लीजिए, पूरा जो है ये रूट से भर चुका है। अंदर देखोगे ना जो गठान होगा, हाँ, गठान अंदर आ गया और ये रूट में भल गया है ना, गठान होगा। पूरा रूट हो गया है। ये पूरा रूट में आ गया कंप्लीट। अभी इसको सिर्फ जाने की देरी है। क्या मैं क्या कहता हूँ, ये पॉलीथीन को निकालना हो तो ब्लेड मार के निकालना है, ऐसे उल्टा करके नहीं नहीं, निकालना ब्लेड से ही निकलेगा, ब्लेड से ब्लेड नीचे ज्यादातर फटे नहीं, हाँ, उसके मूल जो है वो कटे नहीं, उसके हिसाब से सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा मार दो और यहाँ से खींच लो, वो निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। और बांस लगाना सिर्फ कॉमर्शियल एंगल ही नहीं है, बांस में अगर देखा जाए आप तो खुद आप क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हो। आज गर्मी जो बढ़ रही है तो हम गर्मी बढ़ने में कर क्या रहे हैं, घर पे एसी लगा देते हैं, कूलर लगा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं और गर्म हवा जो है वो बाहर डाल रहे हैं। उसके जगह सिर्फ 10 बीघा 20 बीघे में भी आपने लगाया तो आपको मालूम नहीं आप कितना ऑक्सीजन जो है वो डाल रहे हैं। उसके सिवा बायोमास आप दे रहे हैं, तो जमीन को जो माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटीज चाहिए, जो फलद्रुप चाहिए, वो बायोमास से ही आपका होगा। और बांस ही एक मात्र ऐसी चीज है जो फास्ट ग्रोथ करता है और तुरंत के तुरंत आपको जो चाहिए बायोमास वो कंप्लीट करके देता है, आम दूसरे पौधों के तुलना के अंदर में है। सिर्फ इकोसिस्टम को अपने को रिटर्न लाना है तो बांस कहीं ना कहीं अपने को सबसे आगे काम आता है। पैसा तो दे ही रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ में और भी चीजें हैं। जो अपन ने वहां पर पॉलीमार्फा देखा, आगे ये पॉलीमार्फा, ये पॉलीमार्फा तो बड़ा देखा था हाँ, बड़ा जो देखा था ये सारा पॉलीमार्फा है, और बाकी के पॉलीमार्फा बाहर की तरफ में ये भी पॉलीमार्फा है सारा। जो पर्सन ऐसा चाहते हैं कि जिसको ठोस वैरायटी चाहिए तो हम पॉलीमार्फा यहाँ से सजेस्ट करते हैं कि अपने गुजरात के एटमॉस्फेयर के हिसाब से सबसे बढ़िया जो है वो पॉलीमार्फा रहता है, सूटेबल रहता है। न्यूटन का क्या आएगा रिजल्ट? न्यूटन पॉलीमार्फा से एक स्टेप ऊपर है, लेकिन न्यूटन का सीड जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, वो ज्यादातर पे उसका सीड अवेलेबल नहीं होता। अभी 5-50 पौधे चाहिए। हाँ, वो मिलेंगे 5-10 पौधे 15 पौधे चाहिए तो उतना मिलेंगे, ज्यादा पौधे क्वांटिटी में अपने पास नहीं है। ये अपना जो है जो मेन टुल्डा जी, वो इसका काम टुल्डा अवेलेबल है। टुल्डा क्या रेगुलर है, रेगुलर चलता है। लेकिन वो टुल्डा चलेगा कितना, 4 साल। अभी 4 साल तक उसका सीड वगैरह आएगा, लेकिन फिर एक मात्रा के बाद में उसका सीड बंद हो जाएगा, क्योंकि आज आपने लगाया तो आपके वहाँ सीड लगेगा 40 साल के बाद। तो जिसका 40 साल पहले जिस जंगलों में लगा हुआ होगा या जहाँ पे लगा होगा वहां से अभी टिश्यू करना पड़ेगा फिर। बाकी तो टिश्यू, और टिश्यू आपको भी पता है कि टिश्यू का प्रॉफिट टिश्यू का भी अलग है और उसका तकलीफ भी अलग है। जैसे ये अच्छा, है, ये क्या है? मैं ये देखिए, दंडे वावे ये मोस्टाटो दंडे वावे पाए हो जा बहुत निकाली होगी। नहीं नहीं, ये जो है अपन अलग अलग वेराइटी को देखते हैं, उसका केस स्टडी निकालते हैं। तो अभी जो है तकरीबन 64 इयर्स हुआ, 64 साल से कुछ कुछ वेराइटी है जिसका सीड आया नहीं है, कुछ 15-20 साल से है जिसका सीड नहीं आया हुआ है। वो वेराइटी का क्लम्पिंग निकाला, राइजोम निकाला और उसमें से जो है ये डेवलप किया। ये हमने क्यों डेवलप किया कि आज आपके वहाँ पर खेत में एक ही लगे तो वो एक ही लगे, लेकिन वो 7 साल के बाद में अगर फ्लावरिंग आता है तो आपके पास से हमें वो सीड मिलेंगे, जिसके कारण ये वेराइटी को हम रीजनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज वो वेराइटी कहाँ पर है और कहाँ से रीजनरेट होगी वो हमें समझ में आएगा। ये हम एग्रीकल्चर में 100% नहीं ले सकते। ये सीड एक दो पीस आप डाल सकते हो। टी ओलिवरी है, फिर वल्गरियस है, जो अभी 40-45 साल 50 साल से ऊपर हो गया, लेकिन सीड अवेलेबल नहीं है। तो 5 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए, ये 1-2 पौधा भी अपने यहाँ लगा है तो अपने को तो एक श्योरिटी मिल गई कि वो 60-70 साल के बाद जो भी आएगा गारंटी अपने लिख के भी वो उतना अपना चलेगा। और ये मिलजुल के होता है। हाँ, वो तो बरोबर। ये मेरे एक के खेत में लगाऊंगा तो नहीं होगा, ये पूरे गुजरात में अलग अलग एरिया के अंदर में 1-2 पौधे लगेंगे। में 1-2 लगा दिए, फिर सीड आएगा तो यूज हो सकता है। उनको देना क्या जोड़ नर्सरी बनाते हैं कभी ये, और तुमने दिया आपको मालूम है। हमें वो साइकिल चलानी है। हाँ, आप चाहे हमें दो, कोई नर्सरी वाले को दो, लेकिन वो जनरेट होता रहे, असल में ये बाकी रहे बस पहले जिंदा होना चाहिए। जिंदा होना चाहिए। इसी से तो हम है एक्चुअली। हाँ, ये कौन सा बार वाला है? ये टुल्ला वेराइटी है। ये टुल्ला वेराइटी है, ये हमने स्पेशल बनाया इंडस्ट्री वालों के लिए। इंडस्ट्री वाला आपने कैसे कहा वो कोनोकार्पस लगे हुए थे तो उसको काटना चाहिए। अब यहाँ सारे इंडस्ट्री वालों ने कोनोकार्पस लगाया है गार्डन में,
उसकी फैक्ट्री के बाउंड्री में 20 बीघा है, कोई का 25 बीघा है, तब हम उसको बोलेंगे कि तुम कट कर दो, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम इसको साथ में दे दे कि भाई जो आप लगा रहे हो उसको कट करो और उसके साथ में ये बड़ा प्लांट लगाओ, तो एक बारिश की सीजन में ये बढ़ जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। अच्छा, ये बाउंड्री के लिए बेहतर है, सबसे बेटर है। पूरे बाउंड्री के लिए भी इसको लगा सकते हैं। अच्छा, रेट में क्या होगा आपका? आइए दिखाता हूँ आपको सारी चीजें, प्राइस भी दिखाता हूँ। ये एक टॉपिक अपना रह गया था कि इसको हम लगाए कहाँ पे और किस तरीके से। तो प्लांटेशन जब भी करना है अपने को अपनी जमीन, पानी ये समझ में आना चाहिए कि उसमें पीएच क्या है, फर्टाइल लैंड कितनी है। अब हर एक को अपनी लैंड बहुत बढ़िया ही लगती है, लेकिन वो नहीं, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर में हम जैसा देखें उस हिसाब से तो 13/7 कम से कम ये फुट के अंदर में आपका वावेतर होना चाहिए। 13/7 13/7 के अंदर में अगर आपका वावेतर है तो वो एक्चुअल वावेतर है। 13/6 आप कर सकते हो अगर बढ़िया वाली आपकी जमीन है तो। अगर और बढ़िया वाली जमीन है, फलद्रुप एकदम हेवी फर्टाइल लैंड है, तो 13/5 में जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी जमीन जो है वो एक्चुअल एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है, मरी हुई मिट्टी है, पीली मिट्टी है, पत्थर वाली मिट्टी है, तो आपको नजदीक में और जाना पड़ेगा। जितनी फर्टाइल लैंड होगी उतना आप दूर कर सकते हो उसको। 13 को भी 14 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, 7 को भी 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। जितनी मृत पाई है उतना नजदीक आपको लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि अपने को चाहिए 4 साल के अंदर में सिमिलर रिजल्ट। चाहे आपकी मृत पाई मिट्टी हो, चाहे ठीक मिट्टी हो, फलद्रुप हो या और फलद्रुप हो, वो 1 एकड़ में से जो उत्पादन 30 टन के आसपास चाहिए वो तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता है। अब ड्रिप इरिगेशन से पानी दो चलेगा। हमने यहाँ पर 4500 TDS तक बांस को जीवित रखा हुआ है। हाँ, मीठा पानी जो होता है उसके अंदर में जितना ग्रोथ होता है उसके मुकाबले में 4500 में 1 साल पीछे चलेगा, लेकिन वो मर जाता है या ग्रोथ रुक जाता है, ऐसा उसमें नहीं है। उसमें आज टेक्निकली कई चीजें आ गई है जो हमने यूज में ली हुई है, कोई ज्यादा खर्च वाली भी नहीं है। जैसे सॉफ्टनर आता है, आपका अगर TDS ज्यादा है पानी का तो उसको सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्टनर डाल दीजिए। सैनिटाइजर कई तरीके के आते हैं जो इसके वाटर के बॉन्ड जो होते हैं, पानी के जो बॉन्ड होते हैं उसको बड़े बॉन्ड को तोड़ के छोटे में कन्वर्ट करता है। तो वो 24 घंटे तक, कोई 5 दिन तक वो बॉन्ड को तोड़ देता है। तो जो मूल को चाहिए वो मूल उसमें से मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट करके ले सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी चीज वो है कि गौ आधारित जितनी भी खेती करते हैं उसमें गौमूत्र और जो गोबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 12/12 का एक टांका बना लीजिए और उसके अंदर में ये चीज को डाल दीजिए, चाहे जीवामृत बनाइए, अमृत जल बनाइए, कोई बैक्टीरिया एक्टिविटीज आप दूसरा कर रहे हो करिए, वो चीज को आपके खारे पानी के साथ में डाल देंगे तो पीएच बैलेंसिंग आपको करना है। जमीन का पीएच क्या है, पानी का पीएच क्या है। अगर वो एसिडिक है तो ये दोनों को मिलाएंगे तो कीचड़ बनता है, वो क्या पीएच का है। वो अगर न्यूट्रल पीएच आ जाता है 6 से 7, 6.5 से 7.5 के बीच में, तो आपकी जमीन में आपको दूसरा कुछ न्यूट्रिशन डालने की जरूरत नहीं है। जितना न्यूट्रिशन जमीन में है वो पौधा लेने को तैयार रहेगा। अगर पीएच बैलेंस नहीं है तब आपको उसके अंदर में पीएच बैलेंसिंग वाला पानी डालना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी खुराक खाते हैं उसमें खट्टापन ज्यादा होता है तो हम उसके अंदर में नमक डालते हैं तो वो पीएच बैलेंस होता है। तीखा ज्यादा है तो हम उसमें घी डालते हैं तो वो जो है वो ब्रेक करता है। यही सेम चीज है, अपने शरीर के साथ में गिनो या जमीन के साथ में गिनो, पीएच बैलेंसिंग है, इट मीन्स इट्स ओके, ये डन है। चीज छोटी छोटी है लेकिन ये समझने की जरूरत है। आज आप आए तो आपके साथ साथ हमने भी रिवीजन किया और हमारे जितने भी यूट्यूब फॉलोअर्स है उनको भी वो चीजें जो है हम फिर से बता रहे हैं। चीज वही है, पीएच बैलेंसिंग और बांस का जो टेक्निकली थंब रूल है उसको समझिए। अगर उसके टेक्निकली थंब रूल को समझेंगे तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये भाई सही बोल रहे हैं, वो भाई गलत बोल रहे हैं। जो लोग बांस के बारे में कुछ बोल रहे हैं उनका वो जात अनुभव बोल रहा है, तो वो अनुभव को वहां पर जाकर स्टडी करिए, उसको देखिए, समझिए, तब समझ में आएगा आपको कि वो जो पैरामीटर की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं।
कहीं पे ज़मीन अलग है, कहीं पे एटमॉस्फेयर अलग है, कहीं पे पानी अलग है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा कस्टमाइज अपने फार्मिंग की ट्रीटमेंट को करना पड़ेगा और उस हिसाब से आप फार्म पे से 100% आउटपुट पूरा ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।